एक लाइन पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि समाज से आप बहुत कुछ लेते हो, समाज को आप क्या देते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। समाज को देना जरूरी है। इट्स नॉट ऑल अबाउट टेकिंग फ्रॉम द सोसाइटी एवरी टाइम। वी आर फोकस्ड ऑन टेकिंग एडवांटेज फ्रॉम एवरीवन। तो हमारा भी तो फर्ज बनता है समाज के नाम पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में हमारे अतिथि के रूप में है कमलेश कुमार सर। सर मोस्ट वेलकम हमारे पॉडकास्ट में। सर आप हमारी ऑडियंस को एक परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद आपको देना चाहूंगा। थैंक यू सर। इंस्पायरिंग रूरल टॉक्स के यंग पॉडकास्टर मनीष राज शर्मा जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिचय एक सरल है, सीधा सा है। मैं कमलेश कुमार हूँ। वैसे सबसे पहले तो मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ। जी सर। झघटिया कला उच्च विद्यालय में बतौर शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ मैं वहाँ। जी सर। और आरएस मेमोरियल बचपन किंडरगार्टन स्कूल का नाम आपने सुना होगा, जिसकी 2 शाखाएं हैं। जी सर। बांके बाजार और इमामगंज। उन दोनों का मैं संस्थापक रहा हूँ। जी सर। तो यही मेरा छोटा सा परिचय। सफर बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। सर बात करें प्रेजेंट की, तो सर आपके स्कूल में वो सारी सुविधा है जो एक आइडियल स्कूल में होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई का माहौल हो या डिसिप्लिन या बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाए। लेकिन सर छोटे शहर या गांव में इतनी सारी फैकल्टीज मेंटेन करना आसान नहीं होता है। आपने ये स्टैंडर्ड कैसे बिल्ड किया और लगातार कैसे मेंटेन करते हैं सर, मैं जानना चाहूँगा इस बारे में। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आरएस मेमोरियल बचपन किंडरगार्टन के बनाने के पीछे मेरी सोच क्या थी। जी सर। ये उन जमाने की बात है जिस समय प्ले स्कूल का कंसेप्ट बहुत ही रेयर था लोगों के बीच में। 2015 में मैंने ये विद्यालय शुरू किया था। जैसे तो मुझे ऐसा लगता था कि छोटे बच्चों को, स्पेशली 3 to 4 years के जो बच्चे हैं, जी सर, जो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं अच्छी सुविधा मिलने के अभाव में। जी सर। होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हमारे यहाँ आप देखेंगे, हम लोग चूंकि ग्रामीण परिवेश में हैं। जी सर। इंस्पायरिंग रूरल टॉक्स ऐसे ग्रामीण चेहरों को एक मौका देता आया है। जी सर। तो ग्रामीण परिवेश के ऊपर हम लोग आते हैं। ग्रामीण परिवेश में हमारे यहाँ बच्चों का एडमिशन बहुत लेट होता है। जी सर। अगर मुझे जहाँ तक याद है, मुझे याद है कि 7-8 साल की उम्र में मेरा एडमिशन हुआ था। जी, उस टाइम की बात आपको भी ऐसा ही हुआ? जी सर। तो मुझे लगा कि ये जो 3 से 4 साल का जो बच्चों का गैप रह जाता है, दैट शुड बी मेंटेन्ड, उसको मेंटेन किया जाना चाहिए। जी सर। दैट इज व्हाई मैंने प्ले स्कूल शुरू किया, और ऐसा प्ले स्कूल शुरू किया जहाँ पे बच्चे आकर खुश हों। जी। हमारी उपलब्धि प्ले स्कूल शुरू करने में इस बात की नहीं थी कि हमारे पास 700 बच्चे हैं, 900 बच्चे हैं। जी सर। बल्कि मेरी जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जी, दिली खुशी जो कहूँ, वो मुझे ये था कि जो चेहरे, जो स्माइलिंग चेहरे जो बच्चों का होता है, जब वो आते हैं, जी सर, और यहाँ जो मुस्कुराते हुए जाते हैं, जी, ये मेरी असली कमाई थी। वहां से शुरू किया हम लोगों ने आरएस मेमोरियल बचपन किंडरगार्टन। डेफिनेटली स्टार्टेड विद अ प्ले स्कूल सेगमेंट, बट गॉट लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम गार्जियंस एंड स्टूडेंट्स एवरीवेयर, एंड दैट इज व्हाई हमारा स्कूल जो था वो आगे हम लोग बढ़ाते गए। शुरू आपको बताऊं मैं मनीष जी की, हम लोगों ने कक्षा 1 तक ही शुरू किया था। वो भी किराए के कमरे में, 2 करकट का कमरा था, पर्दा लगाकर हम लोग चलाया करते। कब की बातें कर रहे हो सर आप? ये 2015 की बात है। ठीक है। वो पर्दा लगाकर एक लंबे से क्लास को बांट कर, चूंकि बच्चे कम थे, 8-10 बच्चे होते थे, तो 4 क्लासेस को ऐसे ही बांट कर हम लोग चलाया करते थे, और वहां से यहाँ तक हम लोग आए हैं। गार्जियंस का फीडबैक अच्छा था, उन्होंने कहा कि इसको एक्सटेंड कीजिए, और आज देखिए आप लोगों के सपोर्ट से और सभी बड़े जनों के आशीर्वाद से आज आपके क्षेत्र में नंबर 1 स्कूल कहलाने का गौरव मुझे प्राप्त हो रहा है हमारे विद्यालय को। तो द क्रेडिट गोज टू माय टीम, द टीम व्हिच इज वर्किंग ओवर हियर टायरलेसली, कठिन मेहनत करके जो काम कर रहे हैं। और आपने जो कहा कि ये स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन किया है, देखिए है क्या कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो विद्यालय संचालन का है, वो आपकी दूरदर्शी सोच होती है। जी सर। आप कितना आगे तक सोच पाते हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी ये थी कि हम बच्चों को 2 चीजें दें, एक क्वालिटी, दूसरी फैसिलिटी। जी सर। क्वालिटी यानी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, एंड फैसिलिटीज का मतलब वो सारी सुविधाएं जो शहर के बच्चों को एक विद्यालय दे सकता है, वो कम से कम पैसों में हम लोग दे सके। ये हमारा लक्ष्य था, और उसी को एक पैशन मानकर, एक जुनून मानकर, एक लक्ष्य मानकर अपने जीवन में हम लोगों ने उसको आगे कैरी ओवर किया। एंड वी गॉट द सपोर्ट ऑफ एवरीवन, स्पेशली आवर टीचर्स, आवर एस्टीम्ड गार्जियंस, एंड रिस्पेक्टेड बाय एल्डर्स एंड एवरीवन। आप जैसे लोगों का भी सहयोग है, जिसकी वजह से आज इस विद्यालय को ये मंच मिला है कि अपनी कहानी को बता पाए।
और मुझे भी सर आपके साथ बैठने का मौका मिला, तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा मनीष जी। और थोड़ा सा अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके इंस्पायरिंग रूरल टॉक्स के बारे में बात करूं। जी सर। आपका नाम सुनकर मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैं सोशल मीडिया से काफी दूर रहता हूँ। जी सर। मुझे आप नहीं देखेंगे कि मैंने लास्टली फेसबुक पे या इंस्टा पे अपनी फोटो कब अपलोड किया होगा, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन आपके इंस्पायरिंग रूरल टॉक्स को मैं प्रमोट इसलिए भी करना चाहता हूँ, उसमें मेरी कहानी भी लोग सुनेंगे। और कई लोग ऐसे हैं। जी सर। कितने लोग ऐसे हैं समाज में जी, जो गांव में छिपी हुई प्रतिभा को उनके संघर्षों को मंच देते हैं। जी सर। नॉट अ सिंगल वन। बड़े बड़े पॉडकास्टर्स जो हैं वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पास जाते हैं। जी सर। छोटे छोटे लोगों को कौन पूछता है? जी सर। हम जैसे अदना लोगों की कहानी को सुनाने में किसको इंटरेस्ट है? आपने वो इंटरेस्ट शो किया, तो पूरी टीम इंस्पायरिंग रूरल टॉक्स को, विशेष रूप से मनीष जी को मैं दिल से कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा। बच्चों का डेवलपमेंट में देखा जाए तो फैसिलिटीज ज्यादा मायने रखता है या फिर विजन? वेरी गुड क्वेश्चन मनीष जी। देखिए, है क्या कि विजन और फैसिलिटीज ये दोनों को रिलेट करती हैं। जी सर। आपके पास जब तक विजन नहीं होगा तब तक आप फैसिलिटीज नहीं दे सकते हो। विजन का मतलब है कि आप आगे की क्या सोच है आपकी, और उस सोच को आत्मसात करने के लिए, उस सोच को धरती पे पूरी तरह से उतारने के लिए, आप उनको सच करने के लिए, आपने जो सोचा है, आपने जो कल्पना की है, आपकी जो परिकल्पना है, उसको सही करने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि उस पर वर्क किया जाए। तो जब आप वर्क करेंगे तो फैसिलिटीज देंगे। अब आज हमारा विद्यालय ये हमारा अहंकार नहीं है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहाँ की चीजों को लोग दूसरे विद्यालय वाले कॉपी करते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगता है। ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वी have invited all the school owners and managements to have a healthy competition. Healthy competition की एक बुनियाद हम रख रहे हैं कि अगर हम अच्छा कर रहे हैं, सामने वाला अच्छा करेंगे। हम भी कुछ चीजों को नकल करते हैं। हम किसी विद्यालय दूसरे विद्यालय को कुछ अच्छा चीज देखते हैं तो हम भी वो करने की का प्रयास करते हैं। तो जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, विजन की बात करता हूँ। जैसे जब हमारे टाइम में पढ़ाई होती थी तो बच्चे बोर हो जाते थे और लगातार लेक्चर्स होते थे, लेक्चर मेथड्स का यूज होता था। तो हम लोगों ने उसको कहा कि नहीं, हम लोग ना एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में क्या है कि जो बच्चे को हम क्लास में पढ़ाकर समझाते हैं वो उन चीजों को एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। हमने कहा कि नहीं, ऐसे लेक्चर से बच्चे बोर हो जाते हैं। तो बायोलॉजी में अगर बच्चों को आई पढ़ाना है, आंख पढ़ाना है, आईज के बारे में, तो हम उसको स्मार्ट बोर्ड देंगे। स्मार्ट बोर्ड पे टीचर्स भी बहुत कंफर्टेबल होंगे और बहुत इंटरेक्टिव सेशन होगा। तो ये विजन था हमारा कि हम अच्छा करें। अब उस विजन को सही करने के लिए हमने फैसिलिटीज दी। हम स्मार्ट क्लासेस देते हैं। आई डोंट थिंक कि हमसे ज्यादा कोई स्मार्ट बोर्ड्स अपने विद्यालय में इंस्टॉल किए हुए हैं, है ना। वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात करें, ओवरऑल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें, जैसे अभी हमारा विद्यालय वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहा था, तो इट्स नॉट अबाउट सेलिब्रेटिंग ओनली। वो मैंने पर्सनली सर के वीडियोस पे मैंने कमेंट भी किया। हाँ जी, हाँ, फेसबुक वाले उस पे आपका कमेंट आया था। और आप जैसे लोगों का इनकरेजमेंट आता है तो विद्यालय प्रशासन और भी इनकरेज्ड होता है काम करने के लिए। तो वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करने के पीछे रीजन क्या है? ताकि बच्चों को समझ में आए दैट वी हैव टू वैल्यू नेचर। नेचर को वैल्यू करना है, नेचर को कंजर्व करना है, बचाना है, उसे संरक्षित करना है। तो बस यही है। मुझे लगता है कि दोनों एक साथ चलता है। विजन नहीं होगा तो फैसिलिटीज आप नहीं दोगे, तो अगर विजन होगा तभी आप फैसिलिटीज दोगे। सर, आपका वर्क की बात किया है तो काफी सारा आप काम करते हैं। आप एक सोशल वर्कर भी हैं, स्कूल्स के फाउंडर भी हैं, साथ में गवर्नमेंट जॉब भी है, और मुझे फीडबैक मिला कि आप एक शायद पॉलिटिक्स में भी थे। मैं जानना चाहूँगा सर पॉलिटिक्स के बारे में। देखिए, जहाँ तक बहुत सारा काम करने का सवाल है, इट्स ऑल अबाउट वर्किंग। कि आप काम अगर करना चाहेंगे तो काम कर सकते हैं। अब वो सामने बीच में कोई भी, जैसे रास्ते के बीच में कोई गड्ढा आ जाता है तो आप उसे जम करके पार कर जाते हैं। अगर कोई मोड़ आ जाता है तो आप मुड़ जाते हैं। तो मेरे सामने जो काम आया वो मैं काम करता चला गया। अब पॉलिटिक्स के बारे में क्या बताऊं, पॉलिटिक्स तो मैं करता नहीं हूँ अब, लेकिन 2018-19 में मुझे ब्रेक मिला था पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का। और मुझे अच्छा लगता है ये बताते हुए कि मैं नीतीश जी की पार्टी जेडीयू से जुड़ा हुआ था। और मेरे साथ में जो हमारे अभिभावक
जो नेतागण थे उनका आशीर्वाद मुझ पे बहुत रहा, उनका दुलार बहुत मिला। विशेष रूप से जेडीयू के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जैसे अलेक्जेंडर खान साहब का नाम आपने सुना होगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उनकी भी एक पॉडकास्ट आप करें, बहुत शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं। उनका आशीर्वाद रहा और आदरणीय हमारे नेता नीतीश कुमार का आशीर्वाद रहा। मैं गया जिला के शिक्षा प्रकोष्ठ का जिला का अध्यक्ष रहा, गया जिला में जिला का मीडिया प्रभारी रहा, युवा प्रकोष्ठ में प्रदेश महासचिव के रूप में मैंने काम किया। और ये एक लक्ष्य था कि लोगों की सेवा करें। और उसी बीच में जब कोविड आया था, आपको याद होगा, और कोविड के टाइम में ही शायद आपने बचपन स्कूल का दूसरी शाखा स्टार्ट किया। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये चीजें कैसे किया था? ये 2020 में जब कोविड स्टार्ट होने वाला था, कोविड स्टार्ट हुआ था आई थिंक 1 मार्च से शायद, ठीक है। और 20 फरवरी को हम लोगों ने विद्यालय की शुरुआत की थी। और उसके बाद जब विद्यालय शुरू किया और कोविड जब आ गया तो समय बहुत था हमारे पास, तो मुझे लगा कि वेयर शुड आई इंडल्ज माय टाइम, and that's why my passion for politics started. वहाँ से शुरू हुआ। 2020 में मैंने JDU ज्वाइन किया। और उसके साथ ही उसके पहले भी मैं सोशल वर्क करता था। और इत्तेफाकन मैं आपको बताऊं, एक अच्छा सा इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करता हूं। 2020 में जब कोविड का टाइम था, जब भूखमरी की परिस्थिति थी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे यहाँ, ठीक है, तो उस समय जो तत्कालीन BDO थे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सोनू जी, और तत्कालीन जो प्रखंड के अध्यक्ष थे प्रमुख साहब थे, दिलीप जी, उनकी पत्नी अबीता जी थी। उन दोनों के साथ मिलकर हम लोगों ने, उन दोनों के नेतृत्व में हम कहें तो हम लोगों ने 1800 परिवारों को उनके घर जाकर सूखा राशन पहुंचाया था। और ये सब हुआ था कैसे? बाई द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द पीपल ऑफ बांके बाजार। बांके बाजार के लोगों ने उसको चंदा दिया। हम उनका अनाज खरीदते थे, चावल, दाल, आलू, नमक और ये सारी चीजें खरीद कर उनके घर तक पहुंचाते थे। तो वो जो आशीर्वाद मिलता था, वो उस आशीर्वाद से राजनीति में जाने की प्रेरणा मेरी जगी। और फिर मैं राजनीति में फुल टाइमर हो गया। 4 साल तक विद्यालय बंद रहे, 3 साल तक मैंने खूब राजनीति में इंटरेस्ट लिया। लेकिन 2024 में मेरा जो है वो चयन BPSC शिक्षक के रूप में हो गया। तो फिर मैंने राजनीति से अपने आप को दूर कर लिया है। इस सक्सेस जर्नी की बात करें तो आपने वर्ष 2000 में होम ट्यूशन से एक विनम्र शुरुआत की थी। उस समय संसाधन भी सीमित थे और ऐसे में आपने किन किन चैलेंज का सामना किया? क्या उस दौर में आपको यह विश्वास था कि आप आगे चलकर इतना रिमार्केबल मुकाम हासिल करेंगे? मैं जानना चाहूंगा सर। सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करूंगा कि आपकी रिसर्च टीम बहुत तगड़ी है। आपको पता लगा कि 2020 से मैंने टीचिंग शुरू किया था। कई लोगों को तो विश्वास भी नहीं होता है कि आई एम इन दिस प्रोफेशन फॉर द लास्ट 26 ईयर्स, क्योंकि मेरी शायद जन्म ही 2002 में हुई है। ठीक है, 2000 में सही बात है कि मैंने होम ट्यूशन से शुरुआत की थी। जी सर। अपने करियर का शुरुआत मैंने किया था। आई नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग अ टीचर। आई वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था मैं। जी सर। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब आई कैन टीच, एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। आप इसे सक्सेस जर्नी कहते हो, लेकिन मुझे अभी संतोष नहीं है, मुझे अभी आगे जाना है। तो मुझे लगता है कि अभी और मैं वर्क करूंगा। और मैं आपको बताऊं, आपने मेरे बचपन के दिनों को याद करा दिया। जब मैं 10वीं की परीक्षा जिस दिन मैं देकर आया था, जी सर, आई थिंक, हाँ, 10वीं की परीक्षा, उस दिन से मैंने होम ट्यूशन से स्टार्ट किया था। और अभाव भी था और प्रभाव भी था। अभाव था पैसों का और प्रभाव था कि मैं अच्छा पढ़ता हूँ, मुझे कुछ जानकारी है, तो मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ और पढ़ाने के माध्यम से। और उस टाइम मुझे पता चला कि सर आप इंग्लिश का ट्यूशन खोला करते थे, और उस टाइम इंग्लिश सिखाना बहुत टफ हुआ करता था। बिल्कुल। ये आपने बड़ी पुरानी बात छेड़ दी। 2005 की बात है, मैं आपको बताऊं। जी सर। 2005 में, और 2005 में अचानक मैं दिल्ली रहा करता था। दिल्ली से अपनी पढ़ाई कर रहा था, अपनी ग्रेजुएशन वहीं से कर रहा था, मैं BSc IT कर रहा था। तो एक दिन से अचानक से मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और मैं उस समय जॉब में था, एयरटेल कंपनी के लिए जॉब कर रहा था। जी। तो मेरी माँ का फोन आया, कंपनी ने मुझे छुट्टी नहीं वो दे नहीं रहे थे। तो मैंने उनको झूठ बोलकर कि भाई मुझे माँ की तबीयत खराब है, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा सर। मुझे पता था कि मैं 2 दिन में वापस नहीं आ सकता था। और यहाँ आया तो मदर का एक ऑपरेशन कराना था यूट्रस का, एंड दैट्स व्हाई मैं यहीं रह गया। हुआ कि उन्होंने मुझे फायर कर दिया, 2 दिन के अंदर निकाल दिया कंपनी से। तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, मुझे मैं जॉबलेस हो गया। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मेरे को सजेस्ट किया कि स्पोकन सेंटर शुरू करते हैं। और उस टाइम आप गया में सर खोला करते? हाँ, नहीं, पहले मैंने बांके बाजार। अच्छा। बांके बाजार में 2005
2005 में शुरू किया, 2007 में इमामगंज जाकर शुरू किया और 2009-10 में फिर गया में, और एक दिन में तीनों ब्रांचेस को संभालता था। मतलब ये थोड़ा सा सुनने में आसान नहीं लगता सर कि एक बार में एक व्यक्ति 3 जगह कोचिंग चलाना, ये सुनने में थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा सा विचित्र है जी सर। सब मुझे क्योंकि हमारे विलेज से गया शायद 16 किलोमीटर के आसपास, 60 किलोमीटर्स के आसपास में है, और मुझे होता क्या था कि मैं मॉर्निंग सेशन जो होता था मैं बांकेर ब्रांच पढ़ाया करता था, और फिर यहाँ से इमामगंज जाता था, इमामगंज से फिर दोपहर में निकलता था गया, और फिर रात को मैं गया से घर वापस आता था, अर्ली मॉर्निंग फिर वही चला जाता। मतलब देखा जाए तो स्ट्रगल, हाँ और मतलब एक जुनून रहा है मेहनत करने का, दैट्स हाउ इट वेंट ऑन। आपने स्पोकन की बात की कि आपने कैसे शुरू किया, तो उस जमाने में मुझे याद है कि 100 रुपए में सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो जाती थी कोचिंग सेंटर्स वगैरह में। मैंने अपनी फीस जो रखी थी मनी जो 120 रुपए रखा था। अच्छा, तो लोग मुझे कहते थे पागल हो क्या यार, 100 रुपए में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। हाँ। अब 120 रुपए में एक इंग्लिश पढ़ाओगे, क्यों पढ़ेगा इंग्लिश, ये तो बताओ। मैट्रिक में कंपलसरी है नहीं। हाँ। तो मैंने कहा कि भैया देखो जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिनके अंदर लालसा होगी कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, हाँ। मेरे जैसा जिनके अंदर पागलपन होगा वो आएंगे हमारी बात से क्या आएंगे। एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। बहुत संघर्ष किया हम लोगों ने, शुरू में बच्चे बहुत कम थे, लेकिन उसके बाद जब बैचेस मिले तो अनबिलीवेबल, और हर जगह मेरे बैचेस फुल होते थे। रेगुलर स्लॉट्स में मेरी क्लासेस होती थी, राइट फ्रॉम 5 AM इन द मॉर्निंग टू 7 PM इन द इवनिंग। गया में 7 बजे तक मेरा बैच होता था। और अभी प्रेजेंट की बात की जाए तो मेरे को फीडबैक मिला कि सर आपके स्कूल्स में 10 से 12 बस भी चलते हैं। हाँ, एक दौर था। ये कैसे उपलब्धि, इसके पीछे एक दौर था कि वो नहीं हो पाता था, खुद ही संघर्ष के जीवन में थे, लेकिन विद्यालय शुरू करने के बाद सब कुछ मेहनत के दम पर। देखिए, एक बात मैं हमेशा अपने ऑडियंस को भी कहना चाहूंगा कि जीवन में अगर एक चीज को बदलना है, अगर आपने जीवन को आप अपने आप में बदलना है, देखिए आप किस घर में जन्म लेते हैं ये ऊपर वाला डिसाइड करता है, ये सब ऊपर वाला डिसाइड करता है, लेकिन आप कैसे परिवार में मरोगे ये आपकी मेहनत, आपका जो पैशन है, आपके अंदर का जो जज्बा है, वही आपको आगे लेके जा सकता है। तो जीवन में सफलता का एकमात्र मूल मंत्र मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, दैट इज हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। आपका ये पॉडकास्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहते हैं? सबसे पहले तो कि 2000 से लेके 2026 तक जितने विद्यार्थी वो मैंने पढ़ाया है, मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल। और आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे आज मुझे एक सेलिब्रिटी जैसा मुझे फील करा रहे हैं आप। जी सर। ये और देखिए मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहूँगा, ठीक है। पहला मैसेज तो उनके लिए पर्सनल है थोड़ा, कि बेटा तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, खूब तरक्की करो, अपना नाम कमाओ, अपने परिवार का नाम बढ़ाओ, अपने देश का नाम बढ़ाओ, अपने प्रदेश का नाम बढ़ाओ। और मुझे जहां भी मेरी आपकी जरूरत हो, 24 घंटा 7 दिन मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। ये चीज आप हमेशा याद रखना। जो मेरे विद्यार्थी हैं, मैं उनको आपके माध्यम से ये देना चाहता हूँ मैसेज। दूसरा ये है कि बेटा हारना नहीं है। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है धैर्य, पेशेंस। अगर पेशेंस अगर आपके जीवन में है, तो आप अपने जीवन में कामयाबी की ओर अग्रसरित होंगे। अगर कामयाब होना है तो पेशेंस रखना आपको जरूरी होगा, पहली बात। दूसरा, जो आपके जीवन का सफलता का जो मूल मंत्र होगा वो हार्डवर्क होगा, कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और तीसरा कि उन चीजों को, उन एस्पेक्ट्स को आप अपने जीवन से नजरअंदाज करो, उनको हटाओ जिसकी आपकी कोई जरूरत नहीं है। ये 3 मूल मंत्र आपको जीवन में याद रखना है और आप अपने जीवन में कामयाब हो। से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको आज एजुकेशन सिस्टम में एक चीज बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगे और क्यों? अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है कि कल तलक पढ़ाई जो थी वो बहुत गंभीर मुद्दा हुआ करता था। गंभीर तो आज भी है। मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे बहुत सीरियस हो जाया करते थे अपनी पढ़ाई को लेकर। और मुझे लगता है कि पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए।
और उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। पहली चीज जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी पे फोकस हो। दूसरा ये कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने की व्यवस्था आप करें। हाँ, उनको लगे ना कि वो पढ़ रहे हैं, उनको लगे कि मैं खेल भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, ऐसी कोई व्यवस्था बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी चीज जो मैं आज के मॉडर्न एजुकेटर्स को ये मेरा एडवाइस रहेगा कि प्लीज अवॉइड रोट लर्निंग। रटंत विद्या वाली जो व्यवस्था है उसे बंद करने का प्रयास करें। चौथी चीज ये है कि बच्चों को हमेशा नेगेटिवली डिस्करेज करना, उनको उनकी पिटाई करना, पनिश करना, उनको बुरी तरीके से मेंटल टॉर्चर कहें, इन चीजों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए एक एजुकेटर के रूप में अगर हम देखें तो। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप अपने बच्चे को इनकरेज करेंगे, उनसे एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, तो लर्निंग प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। और लर्निंग इज ऑलवेज अ टू वे कम्युनिकेशन, वो दो तरफा रास्ता है। अकेले अगर कोई शिक्षक चाहे किसी बच्चे को पढ़ाना तो वो संभव नहीं है। अकेले बच्चा भी बहुत ज्यादा अच्छा गेन नहीं कर पाएगा, ये तो कहना नहीं है कि वो नहीं कर पाएगा, लेकिन अच्छा गेन नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अर्जुन के जो गुरु थे, है ना, उन्हीं गुरु से दीक्षा पाके वो इतने बड़े धनुर्धर बने थे, है ना। तो आप जीवन में गुरु की अहमियत को टाल नहीं सकते हैं। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। तो रोट लर्निंग को अवॉइड करें, पनिश ना करें। और एक चीज जो आज के अभिभावकों को मैं सबसे ज्यादा ये सलाह देना चाहूंगा मनीष जी आपके मंच से, इंस्पायरिंग रूरल टॉक्स के मंच से, कि अपने बच्चों को कंपेयर करना बंद करें। कंपेयर ना करें। वो हर बात में हम अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं और उस कंपैरिजन की वजह से बच्चे जो वो डिस्करेज हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, उनकी जो मेहनत है वो करने की क्षमता जो है वो नीचे चला आता है। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने हाथों को देखें तो पांचों हाथों की उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। तो आपके अगर 5 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, दोनों एक जैसे, एक योग्यता के, एक क्षमता के नहीं हैं, वो अलग अलग हैं, ये आपको मान के चलना होगा। इन द सेम वे, जब आपके 2 बच्चे एक जैसे नहीं हैं, तो आपके पड़ोस के बच्चे और आपके बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हैं? उनकी जो उनका जो आईक्यू लेवल है बच्चों का, वो डिफरेंट होता है। उनके समझने की क्षमता अलग होती है, उनका इंटरेस्ट एरिया अलग होता है। तो हम बच्चों को कंपेयर कर देते हैं, फलाना का बच्चा जो है देखो इतना अच्छा 90% ले आया, तुम 75 ही लाए हो। नहीं, 75 लाए हो, इसके लिए उसकी तारीफ करनी चाहिए कि तुमने 75 लाया है और तुम इससे अच्छा और कर सकते हो। ये हमारा लाइन होना चाहिए, हमारी पंक्ति होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गार्जियंस के लिए हम कहेंगे स्टॉप कंपेयरिंग योर चाइल्ड। गार्जियंस के लिए हम कहेंगे स्टार्ट असिस्टिंग देम, उनकी मदद करना शुरू करें। और गार्जियंस हम ये भी कहेंगे कि अपने बच्चों के स्कूल की कहानियां, उनकी कक्षाओं की कहानियां, उनके साथ आप इन्वॉल्व हो। वो रोज बच्चा जाके आपको सुनाता है, उनके बातों में आप इंटरेस्ट लें। आजकल के गार्जियंस, अभिभावक को अगर समय मिलता है, तो समय उनके पास नहीं होता क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी है, और समय मिलता है तो अपने मोबाइल फोन्स को देते हैं। तो मोबाइल फोन्स को दूर रखकर जब बच्चा स्कूल से घर आता है तो उसको एक अच्छा वाला हक दीजिए, और हक देने के बाद पूछिए बेटा हाउ वाज योर डे टुडे, आपका आज दिन कैसा था। तो वो उसको बूस्ट अप होगा, है ना, अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ उसके जीवन में जो चीजें घटनाएं घटित हो रही हैं उनको वो गार्जियंस जान पाएंगे। वहां पे वो सजेस्ट कर पाएंगे कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना था, तुम्हें ये करना था। और मॉडर्न एजुकेटर्स को मैंने आपके माध्यम से सलाह दिया ही कि टेक्नोलॉजीज को यूज करना होगा, रोट लर्निंग को अवॉइड करना होगा, पनिशमेंट्स को अवॉइड कीजिए, बच्चों के साथ संबंध बनाइए। मेरा एक सवाल है कि बचपन में सुविधा, जैसे आज से 10 साल 15 साल की बात की जाए तो उस टाइम सुविधा बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन उस टाइम के व्यक्ति बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे, आज इतनी सारी सुविधा हो चुकी है, लेकिन फिर भी पढ़ाई को थोड़ा सा एक नजरिया से देखा जाता है। आज के बच्चे थोड़ा कम, लेकिन पहले के बच्चे थोड़ा देख लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप आज से 40-50 साल पहले की बात करें तो सुविधाएं कम थी, सीमित संसाधनों में लोगों का विकास हुआ करता था, क्योंकि डाइवर्जन के रीजंस नहीं थे, माइंड डाइवर्ट होने का कारण नहीं था। लेकिन आज तो माइंड डाइवर्ट होने के 1000 रीजंस हैं, है ना। बच्चे अपने आप को कहीं ना कहीं व्यस्त कर लेते हैं और उसकी वजह से उनका रिजल्ट हमेशा हैम्पर करता है। तो जो छोटे बच्चे हैं, जो यंग टैलेंट्स हैं, यंग टैलेंट से जो ग्रो अप हो रहे हैं, उनको मैं कहूंगा कि बेटा स्टे फोकस्ड ऑन योर पॉइंट, अपने लक्ष्य की तरफ आप फोकस्ड रहो। एकदम सामने जो है वो आपको मछली की आंख दिखनी चाहिए, उस तरह से वो अपने जीवन को चले। अभिभावकों को मैं कहूंगा कि कंपेयर ना करें, और मॉडर्न एजुकेटर्स को कहूंगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करके पढ़ाई को और बेहतर किया जाए। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया इस छोटे से बच्चे को, और आपका प्यार मिला।
मैं जानना चाहता हूँ कि सर इस फील्ड में मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, आप मेरे लिए क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए मनीष जी, पहले तो मैंने अपने पहले के ही शुरुआत में ही आपको आभार आपका प्रकट किया था। इंस्पायरिंग रूरल टॉक्स के माध्यम से हम जैसे छोटे लोगों को आप मंच दे रहे हैं। सही मायने में मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाता हूँ। कई मेरे स्टूडेंट्स यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे मीडिया में हैं। कई बार लोग मुझे इंटरव्यू के लिए आते हैं कि बाइट्स दे दें आप, लेकिन मैं देता नहीं हूँ क्योंकि मुझे इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आपने मुझे क्यों दिया सर? ये वाजिब सवाल है क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम है और आप जैसे बच्चों को, यंग किड्स को, मुझे लगता है कि आप बहुत यंग है। आई थिंक कि पॉडकास्टर की दुनिया में यू आर द यंगेस्ट पॉडकास्टर वही है। ठीक है, आपको एनकरेज करना मेरा पहला इंपॉर्टेंट लक्ष्य था कि अगर मैं आपके साथ बैठता हूं तो हो सकता है कि मेरी वजह से आप थोड़ी बहुत इंस्पायर हो जाए, आपको अपना काम में और मजा आना शुरू हो जाए और आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मनीष राज शर्मा इज गोइंग टू बी अ फेनोमेना। मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा, मनीष राज शर्मा इज गोइंग टू बी अ फेनोमेना विद इन नेक्स्ट 5 years। अगले 5 सालों में आप पॉडकास्टर की दुनिया में अपना पैर जमाने के लिए यहाँ आए हो एंड नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। यू आर गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल, यू आर गोइंग टू बी एडमायरेबल, इनक्रेडिबल। मतलब जितनी चीजें मैं आपके बारे में कहूँ, आप के अंदर जो शालीनता है, आपका जो व्यवहार है, आपके जो संस्कार हैं, आप जो चीजों को रखते हैं, आपकी जो रिसर्च टीम है, दैट इज फैंटाबुलस। और इंस्पायरिंग रूरल टॉक्स की पूरी टीम को विशेष रूप से मनीष शर्मा जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया, ये मंच दिया। और मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों से कहूंगा कि आप मेरी ताकत हो, आप मेरी शक्ति हो। आपके ताकत और आपकी शक्ति के बदौलत आज ये कमलेश सर है। ये प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, ये दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। और मैं आपका आभार प्रकट करता हूं फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी द पार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच इंस्पायरिंग रूरल टॉक्स।